हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल। आज का हमारा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का लास्ट टॉपिक है डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डी ब्रोगली ने बताया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद वेव, बट थियोरेटिकली बताया था, एक्सपेरिमेंटली नहीं बताया। एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव किया डिवीजन और जर्मर ने। एक्चुअली डिवीजन और जर्मर ने स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए बताया, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रूव किया, बताया। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग एक्सपेरिमेंट है, जीपी थॉमसन। फास्ट मूविंग के लिए क्या है, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो फास्ट मूविंग के लिए जीपी थॉमसन है, स्लो के लिए डिवीजन जर्मर है। अपने सिलेबस में डिवीजन जर्मर है, तो जीपी को भूल जाओ, लेकिन बता दिया आपको। ठीक है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट क्या कहता है, इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन गन लेके चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन में एक लो टेंशन बैटरी लेते हैं। लो टेंशन का मतलब कम पोटेंशियल की। यहाँ एक रियोस्टेट, ठीक है, इस टाइप से। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये हो गया, ये कैथोड का काम करती है। यहाँ पे किसका काम करती है, कैथोड का। यहाँ से एक फाइन बीम निकलती है। एक्चुअल में तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में बिखर जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जो एनोड का काम करेगी। इसके अंदर एक फाइन होल होता है, ये एनोड का काम करता है। दूसरा, इसके साथ एक इस टाइप से हम हाई टेंशन बैटरी लेके चलते हैं। हाई टेंशन का मतलब हाई वोल्टेज, और बेटर रहेगा हम इसको ऐसे बना दें। ये कहीं फिट होता है, इसको ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी इसको लगा सकते हैं। पोटेंशियल वेरी कर सकते हैं दोनों के बीच का। लो टेंशन बैटरी, तो कैथोड और एनोड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन। कैथोड एनोड, एनोड फॉर्म्स एन इलेक्ट्रॉन गन which produce a fine beam of electrons। इलेक्ट्रॉन की एक फाइन बीम। अब इसके आगे हमने एक निकल का क्रिस्टल लगा दिया, समझ गए आप। और निकल क्रिस्टल इस टाइप से है, ये इसके क्रिस्टल लेटिस या इसके प्लेन्स हैं, एटॉमिक प्लेन्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये एक प्लेन ले लिया इस प्लेन के लिए। अब देखो, यहाँ पे हम एक डिटेक्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करेगा कि इलेक्ट्रॉन बीम जब यहाँ से जाएगी, इस पर टकराए, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इस पर टकराएगा तो बिखरेंगे, स्कैटर हो जाएंगे डिफरेंट डायरेक्शन में। तो किस डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुए, उसके लिए हमने फाई यूज किया, स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल यूज किया फाई। ठीक है, आपको पता है ग्लेंसिंग एंगल क्या होता है प्लेन के साथ, याद आ रहा है कुछ, थीटा, याद आ रहा है ना। तो प्लेन के साथ ये थीटा, तो ये भी थीटा, ग्लेंसिंग एंगल। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स, ये बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर होंगे, और इस डिटेक्टर को हम यहाँ पे रोटेट करते हैं। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ फाई के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, वहाँ उसका पता लग जाएगा। ठीक है, तो कैथोड और एनोड के बीच की वोल्टेज को हम वेरी करते हैं। देखो, वोल्टेज बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज वेरिड फ्रॉम 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट।
44 वोल्ट से 64 वोल्ट पे वेरी करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। देन इट इज फाउंड दैट, करते क्या देखो, पहले वोल्टेज रखी दोनों के बीच की 44, सपोज करो दोनों की वोल्टेज 44, इसको इसके ऊपर मूव करवाया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ मिले उसका पता लग जाएगा। फिर 45 पे इसको घुमाया, 46, 47, 48 एंड सो ऑन, हर एक एंगल के ऊपर, हर एक वोल्टेज के ऊपर इसको मूव करेंगे। तो इट इज फाउंड दैट एट वोल्टेज ऑफ 54 वोल्ट एंड स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री, 54 वोल्ट के ऊपर और स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री पे। इतनी बात समझ में आ गई। वी फाइंड अ शार्प पीक ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, एक शार्प पीक मिलती है इंटेंसिटी की, कैसी वो देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। देखो यहाँ स्कैटरिंग एंगल है, यहाँ पे इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी समझते हो ना पार्टिकल के लिए, तो ये इस टाइप से पीक मिलती है हमें 50 डिग्री पे। तो 50 डिग्री के ऊपर एक शार्प पीक मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें समझ में आ गई आपको। हाई टेंशन बैटरी, लो टेंशन बैटरी, ये सब चीज़ें क्लियर है। तो मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ये इंटेंसिटी, ये फाई, और ये इस टाइप से आता है 50 डिग्री। इसका मतलब ए शार्प पीक कांट बी ऑब्टेन्ड फॉर पार्टिकल। पार्टिकल तो आपस में टकरा जाएंगे, टकरा के स्कैटर हो जाएंगे, पीक किस चीज की नहीं आ सकती। इट इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स फ्रॉम डिफरेंट layers of atoms in crystal। निकल क्रिस्टल के अंदर एटम्स की और जो यहाँ डिफरेंट लेयर्स है, उन लेयर से इलेक्ट्रॉन की जो स्कैटरिंग हुई। देखो इट इज ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन वेव्स। एक्चुअली क्या हुआ, एक ब्रैग्स लॉ आता है। ब्रैग्स लॉ क्या कहता है कि मेरे पास क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट एटॉमिक प्लेन्स हैं, समझ रहे हो, क्लियर बात, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से लाइट गिरी पहले पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब ये लाइट यहाँ से यहाँ भी गिरेगी तो यहाँ भी जाएंगे, तो ये फर्स्ट प्लेन, ये सेकंड प्लेन, समझ रहे हो ना। तो दोनों से इलेक्ट्रॉन्स गए, ये इलेक्ट्रॉन भी, ये भी, ये एक एक इलेक्ट्रॉन ही बहुत सारे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की बीम जाएगी और अगर इलेक्ट्रॉन के साथ कोई वेव एसोसिएटेड होगी और अगर दोनों वेव आपस में टकराएगी, तो दो वेव अगर टकराएगी या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने +1 में भी पढ़ा हुआ है और +2 में ऑप्टिक्स में भी आता है। +1 में हमने पढ़ा था वेव के अंदर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ ये गिरता है तो एम्पलीट्यूड एकदम से इंक्रीज हो जाता है, समझ रहे हो ना। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एक वेव के क्रस्ट पे ट्रफ गिरता है तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाता है, एकदम से वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तभी शार्प पीक मिलेगी। तो एक चीज़ क्लियर है, इंटेंसिटी की अगर शार्प पीक आती है तो दो वेव की वजह से आती है, और दो वेव का मतलब है इलेक्ट्रॉन के साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड है तभी पीक आएगी। बात समझ में आ गई। दिस एस्टेब्लिश वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल।
ये बात समझ में आ गई। मटेरियल पार्टिकल के लिए इस टाइप से वेव होगी तभी ऐसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ये। क्या है ये? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। क्लियर? ब्रैग्स लॉ अपने सिलेबस में नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको बताया। क्लियर? ये एटॉमिक प्लेन्स आपने केमिस्ट्री में इतना पढ़ा हुआ, सॉलिड्स के अंदर कोई भी सब्सटेंस होता है उसमें एटम्स की लेयर होती हैं, तो वैसे ही मैंने एटम्स की लेयर शो कर दी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वेवलेंथ निकालना चाहते हैं हम, तो वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करें? देखो इतनी बातें समझ में आ गई। अब ब्रैग्स लॉ क्या कहता है वो देखो। अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, ब्रैग एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था इसके बारे में। ये क्या कहता है? 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा। ठीक है, यहाँ से d इंटर एटॉमिक सेपरेशन, थीटा ग्लेंसिंग एंगल बताया था ना अभी प्लेन के साथ, n नंबर ऑफ एटॉमिक प्लेन्स, लैम्बडा वेवलेंथ। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हमने निकल क्रिस्टल ऐसा लिया था, याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे हमने ये एंगल लिया था थीटा, ये लिया फाई, ये थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना होगा बेटा? 180। तो थीटा प्लस फाई प्लस थीटा टोटल 180। 2 थीटा, फाई कितना था? 50 डिग्री, 180। 2 थीटा 180 माइनस 50 130। थीटा कितना आ गया? 130/2 65 डिग्री। थीटा पता लग गया? ठीक है। डी फॉर निकल 0.91 एंगस्ट्रॉम, डी पता लग गया। n इक्वल टू 1, सो क्या होगा? 0.91 एंगस्ट्रॉम साइन 65 इक्वल टू n को 1 ले लो लैम्बडा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो लैम्बडा आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। यहाँ सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 1.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब ये तो किसने बताया? डिवीजन और जर्मर ने। वेवलेंथ इतनी आई। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग कितना आता है? डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आता है H/2m/eV। वैसे Q होता है ना, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? E। और इसको अगर सोल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 12.27 डिवाइड बाई √v एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वेवलेंथ के लिए। ये मैंने शायद वहाँ नहीं बताया था, इसको आप याद कर सकते हो इस टाइप से। तो यहाँ पे लैम्बडा हो गया 12.27 डिवाइड बाई √v, v कितना था? 54, और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.66 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब 100 बोथ वेवलेंथ आर इक्वल, सो वेव नेचर ऑफ material particle is proved। ये मैंने डिटेल में आपको समझाया कि डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे हुआ। इस एक्सपेरिमेंट ने डी ब्रोगली को सही प्रूव किया। मेरी बात समझ में आई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में कई बार आ जाता है। वैसे भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ब्रैग्स लॉ का 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में। कोई भी प्रॉब्लम है किसी टाइप की तो आप मेरे से पूछ सकते हैं फ़ोन नंबर से। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे के लेक्चर मिलते रहें। थैंक यू।